हम 2 मिनट और रुक जाए, थोड़े कुछ लोग और आ जाए, उसके बाद शुरू करते हैं। नमस्ते, सभी को नमस्ते। तो आज का एक सेशन हो गया, कल के 4 सेशन हो गया। अभी आप सबको चर्चा कर लेते हैं, कैसा रहेगा? तो ना, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, पहले अभी तक जितना भी हमने चर्चा की है कल आज तक, उसको थोड़ा सा वापस रिकैप कर लेते हैं। बढ़िया रहेगा। तो एक काम करते हैं, मैं ना आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा, मैं चाहूंगा आप लोग खुलकर उत्तर दें, अपनी अपनी जिंदगी या अपने अपने स्व निरीक्षण करके। ठीक है, जैसे जैसी आपकी स्थितियां होगी। तो जैसे आप सभी में से कुछ लोग, जैसे आपका अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहते हैं? आप यहाँ पे आए हैं कुछ उद्देश्य का, तो एक छोटा लक्ष्य है ना? आपने यहाँ पे आने का निर्णय लिया, आप यहाँ पर आए, वो एक लक्ष्य की तरफ आपने कदम बढ़ाया। वैसे ही अगर आप अपनी जीवन में झांके, तो आज की स्थिति के हिसाब से आपको क्या लगता है, आपका क्या लक्ष्य है? आपसे सब कुछ ना कुछ जिसको लगता है शेयर करना चाहते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। दीदी, आपका क्या लक्ष्य है, आप बताना चाहेंगे? यहाँ पे क्लास ये करने के बाद सेशन, अभी मेरा ये लक्ष्य है कि मुझे और ज़्यादा समझदार बनना है और चीज़ों को समझना है, और मतलब मेरा देखने का नज़रिया मुझे बदलना है। और
इससे मुझे ये आशा है और बिलीव भी बोल सकती हूँ कि बहुत सारे ऐसे मेरे रिश्ते हैं जो कि मैं अभी तक मतलब फिजिकल फैसिलिटी से पूरी कर रही थी, पर वो सारे चीज़ों में जो गैप रह रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं समझदार बनूंगी तो शायद उनको भी समझूंगी और उनको भी समझदार बनने में सहायता कर सकूंगी, तो ताकि जो भी सुखी नहीं है वो भी थोड़ा सुखी हो जाए। तो दीदी आप समझदार अगर बन गई तो उससे आपको क्या मिलेगा? पहली चीज तो दूसरों की चीजों से तो मैं अफेक्ट नहीं होंगी, तो अफेक्ट नहीं रहूंगी तो मैं उनके बातों को भी समझूंगी एंड उनको भी हेल्प कर सकती हूँ समझदार बनने में। उससे क्या मिलेगा? सारे सुखी ही रहेंगे। तो उससे आपको क्या मिलेगा? दूसरों की खुशी में तो पहले अपनी खुशी जब दूसरे खुशी होंगे तो खुद को तो ज्यादा खुशी, जैसे हम कहीं पे दान करते हैं या फिर किसी बच्चे को चॉकलेट दे देते हैं तो बच्चा खुश होता है, तो उससे ज्यादा खुशी तो हमें मिलती है। तो दीदी इसको ऐसा कहना ठीक रहेगा कि आपने जो समझदार बनने का एक लक्ष्य बनाया है कि मुझे समझदार होना है, तो उससे अंत में आपको क्या चीज की अपेक्षा है? निरंतर सुखी होने की, है ना? बहुत बढ़िया दीदी। आप में से और भी कोई अपना लक्ष्य शेयर करना चाहेगा कि उनका लक्ष्य अभी क्या है, जीवन को लेके क्या लक्ष्य है? मेरा अभी क्या, बचपन से ही एक ही लक्ष्य है, निरंतर सुखी होना। मैं क्षण भर के लिए भी दुखी नहीं होना चाहती, और मैं जहां भी रहूं मैं स्वयं तो सुखी रहूं, मेरे आसपास का वातावरण भी खुशनुमा हो, सभी सुखी रहे, और इसके लिए मुझे समझदार बनना है और स्वनियंत्रित होना है। मैं उसी के लिए यहाँ आई हूँ। मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है दीदी, प्रत्येक मानव का संपूर्ण प्रयास केवल और केवल सुख के लिए। मैं चाहता हूं इसको ना हम 5 मिनट जांचें कि क्या ये यहाँ जो लिखा है आपको लगता है कि एक्चुअल में ऐसा है या ऐसा नहीं। आपको लगता है नहीं, कभी कभी मैं दुखी होने के लिए भी कुछ करता हूँ? नहीं, हर क्षण सुखी होने के लिए करती, जो कुछ भी करती हूँ मैं केवल सुख के लिए करती हूँ। केवल सुख के लिए करते हैं? आप सभी को भी ऐसा ही लगता है कि हमारा जो भी प्रयास, हर क्षण हम जो प्रयास करते हैं केवल और केवल सुखी होने के लिए करते हैं? तो कल जो हमने ये समझा था कि मानव लक्ष्य क्या है? निरंतर सुखी होना। अब ये जांच कैसे पाए हम? स्वनिरीक्षण किया आपने देखा अरे मैं तो यही चाहता हूं, दीदी भी यही चाहती है, हम सभी यही चाहते हैं, तो उससे हम इस निष्कर्ष में पहुंच पाए कि वाकई प्रत्येक मानव का संपूर्ण प्रयास केवल और केवल सुख के लिए है। अब सुख है क्या? अभी जो आपने बोला कि 1.5 दिन, अभी कल का पूरा सेशन और आज का पहला सेशन आपको क्या लगा? अच्छा लगा, है ना? अब बैठ सकते हैं। गर्मी काफी हो गई है ना अभी 2 दिन में, तो अगर मैं अभी आप सबको बढ़िया 1 बोतल ठंडा ठंडा पानी पिला दूं तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। सभी को अच्छा लगेगा। और आपका गला खराब हो और मैं एकदम ठंडा ठंडा पानी पिला दूं तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो वही ठंडी बोतल का पानी पीने से एक सिचुएशन में आपको अच्छा लग रहा है, दूसरी सिचुएशन जहां पे आपका गला खराब है आपको अच्छा नहीं लग रहा है।
तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि ठंडा पानी पीने से अच्छा लगता है, तो क्या ये सही हुआ या गलत हुआ? ये तो गलत हुआ, हो गलत सकता है होगा। कभी अच्छा लगे, कभी अच्छा ना लगे। नहीं लगे। दोनों स्टेटमेंट में हेलो हेलो डिफरेंस क्या हुआ? परिस्थिति के अनुसार वस्तु कभी महत्वपूर्ण लगती है, कभी महत्वपूर्ण नहीं लगती जी। है। तो कल हमने जो बात की थी निरंतरता की, है ना? क्या ठंडे पानी से अच्छा लगना मेरा निरंतर रह पा रहा है? नहीं रह पा रहा, है ना? हो सकता है किसी को अच्छा लगे, किसी को अच्छा नहीं लगे, किसी मौसम में अच्छा लगे, किसी मौसम में अच्छा नहीं लगे, या मेरी शारीरिक स्थिति जैसी है तब मेरे को अच्छा लगे, या मेरी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है तो मुझे अच्छा नहीं लगे। तो मेरा अच्छा लगना क्या अच्छा है, ये जांचना जरूरी है या नहीं? जरूरी है ना? तो हम ये तो जांच पाए कि प्रत्येक मानव का संपूर्ण प्रयास किस लिए है? सुख के लिए। पर सुख मिलेगा किसमें? पर प्रत्येक मानव का संपूर्ण प्रयास सुखी होने के लिए, इस बात पे हम सब एक मत है ना? पर अब सुख मिलेगा कैसे? संबंधों में जीते हुए। तो मान लीजिए आपको आइसक्रीम खिलाई मैंने इस मौसम में, आपको अच्छा लगेगा? तो आप सुखी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे, पर उसमें निरंतरता नहीं है ना। बहुत बढ़िया वो तो दीदी। खाते तक अच्छा लगा, जी। खाने के बाद फिर थोड़ी देर बाद हुई। बहुत बढ़िया दीदी। तो अभी हुआ क्या हमारे साथ, हमने भौतिक वस्तुओं में कुछ सुख भासा, हमको कुछ खा के अच्छा लगा, कुछ महसूस करके अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि वो सुख नहीं है, सुख तो है, सुख जैसा है थोड़ी देर तो मिल ही रहा है। आप एसी में बहुत गर्मी में, गर्मी से बाहर, हेलो हेलो, आप बहुत गर्मी से आए और यहाँ पे एकदम ठंडे ठंडे एसी में बैठे हैं, अच्छा लगेगा ना आपको, है ना? वो दुख तो नहीं है, तो सुखी हुआ एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं। तो भौतिक वस्तुओं से सुख मिल तो रहा है पर निरंतरता नहीं है। तो अभी हम जब ये बोल रहे हैं कि हमने पैसे को ही, पैसे के माध्यम से सुखी होने को ही सुख मान लिया, जब तो कुछ एक्सपीरियंस तो किया ही होगा, हमने देखा भी कि अरे किसी के घर पे नई कार आई है, मिठाइयां बट रही है और सब खुश हो रहे हैं, पर रोज रोज मिठाई नहीं बांट रहे हैं उसी कार के लिए, है ना? तो बात यहां पर यह हुई कि सुख मिल तो रहा था, सुख जैसा लग रहा था, पर अच्छा लगना और अच्छा होना में मैं उसको क्या जांच पाया? क्या अच्छा लगने को ही मैंने अच्छा होना मान लिया? इसको ऐसा बोल सकते हैं कि पैसे से अच्छा लग तो रहा था पर उसी को मैंने अच्छा होना मान लिया, है ना? तो मेरे को एक्चुअल में चाहिए क्या? निरंतर सुख। और जिस चीज में, और जो चीज अच्छे लगने वाली चीज है उसमें निरंतरता होगी या नहीं होगी? तो निरंतरता के लिए मेरे को क्या ढूंढना पड़ेगा? जो अच्छा है ना? अब हमको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज अच्छी है? आपको क्या लगता है अब कोई चीज अच्छी है वो जांचने के लिए? हेलो हेलो, अब कोई चीज अच्छी है ये जांचने के लिए क्या करना पड़ेगा? जांचना पड़ेगा ना। अब जांचेंगे कैसे? अपने ऊपर जांचेंगे, सबके ऊपर जांचेंगे, तो एंड पे वो सार्वभौमिक होना चाहिए और सार्वकालिक होना चाहिए। मतलब आपके लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा नहीं है, तो क्या वो अच्छा होगा? नहीं होगा। आपको आज अच्छा लग रहा है, कल अच्छा नहीं लगेगा, तो भी वो क्या अच्छा होगा? नहीं होगा। तो ऐसी चीज
जो समय के बदलने से नहीं बदलती, ऐसी चीज जो भूमि के बदलने से नहीं बदलती, है ना। जैसे पानी से आपकी प्यास बुझती है ना, ये बात ठीक है, आप सबको स्वीकार है ये बात। किसी की केरोसिन या पेट्रोल से प्यास तो नहीं बुझती, किसी की दूध पीने से, दूध पीने में भी दूध में भी पानी होता ही है ना। तो आप इंडिया में रहेंगे, आपको प्यास लगेगी, आप क्या पिएंगे? आप यूएसए चले जाएंगे, आप क्या पिएंगे? तो जगह चेंज होने से आपको जो प्यास लग रही है, तो प्यास बुझाने वाली वस्तु बदली नहीं बदली। 10 साल पहले आपको प्यास लगती थी, आप क्या पीते थे? 10 साल बाद तो पानी प्यास बुझाता है, वो अच्छा है कि अच्छा लगने वाली चीज है? अच्छा है। तो ये हमने जांचा, जांच के आधार पे हमको ये समझ में आया कि वो सार्वभौमिक है और सार्वकालिक है, तो इसलिए हम उसको बोल सकते हैं वो यूनिवर्सल लॉ है। जो चीज सबके लिए है ना, जो यूनिवर्सल है, उससे सिर्फ आपको अच्छा लगेगा कि हर किसी को अच्छा लगेगा? हर किसी को अच्छा लगेगा। तो अभी अक्सर ना मेरे साथ कभी ये होता है कि मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ कभी कुछ मजाक कर देता हूं, कभी वो उसी बात पे हंस देती है, कभी उस बात पे नाराज हो जाती है। मैं बड़ी दुविधा में पड़ जाता हूं कि भाई मैं उसके साथ क्या बात करूं, सोचना पड़ता है कि यार कभी तो इसी बात पे हंस दी थी, अभी इसी बात पे नाराज हो गई, तो बहुत परेशानी होती है। तो ये यहाँ पे समझने की बात क्या है, आपको क्या लगता है? अगर मैं जो उसके साथ हंसी मजाक कर रहा हूं, उससे अगर उसको सुख मिल रहा है तो हर समय मिलना चाहिए। अगर एक्चुअल में वो सही है, सबके लिए है, तो हर समय मिलना चाहिए। क्या लगता है दीदी आपको? मिलना चाहिए, है ना। पर जब कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा, तो मुझे भास तो रहा है वो सुख जैसा, पर क्या वो सुख है या नहीं? नहीं है ना। तो जो एक्चुअल में सत्य है, जो यूनिवर्सल लॉ है, जो सबके लिए है, उससे ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें उभय तृप्ति नहीं मिले। जो भैया बात कर रहे थे आज उभय तृप्ति की, उसमें किसी दो लोगों की बात नहीं हो रही है, सभी मानवों की बात हो रही है। जो सभी मानवों के लिए सही है, उससे सभी को ही सुख मिलेगा ही मिलेगा, वो ही यूनिवर्सल लॉ है ना। तो जब हम ये समझ पाते हैं कि प्रत्येक मानव का संपूर्ण प्रयास केवल और केवल सुख के लिए है, तो अब मुझे एक बात बताइए कि अब कोई आके आपको झापड़ मार भी रहा है, तो वो क्यों मार रहा है? नहीं, ना समझ है वो बात तो ठीक है, पर वो दुखी होना चाहता है या सुखी होना चाहता है? हाँ, बात तो ठीक है, वो आपको झापड़ मार के सुखी ही होना चाहता है ना। पर इसमें आप सुखी नहीं हो पा रहे हैं, तो इसमें वो आदमी गलत कर रहा है या सही कर रहा है? पर आप ये भी बोल रहे हैं कि वो तो भाई सुखी होना चाहता है इसलिए कर रहा है, तो फिर वो गलत कैसे कर रहा है? नहीं, वो बात तो ठीक है, वो ना समझ है इसलिए आपको मार रहा है, पर मैं पूछ रहा हूं वो जो गलती कर रहा है, वो जानबूझ के गलती कर रहा है? वो तो मार के सुखी ही हो रहा है ना, तो फिर वो गलत कैसे हुआ? वो तो सुख के लिए प्रयास कर रहा है, आपके लिए सुख नहीं है, ये बात भी ठीक है ना। सार्वभौमिक और सार्वकालिक भी नहीं, ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। उसको मार के अच्छा लग रहा है, पर अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके अस्तित्व पे बाधा है वो, है ना। तो बात अब ऐसी है, अब वो जो गलती कर रहा है, वो गलती कर क्यों रहा है? आपको लगता है कोई जानबूझ के गलती करता है? ये कैसे पता चला आपको? बहुत बढ़िया दीदी। तो आपका कुछ, आपने बहुत बढ़िया बोला, आपने स्वनिरीक्षण किया, आपने सबने स्वनिरीक्षण किया, है ना। उससे आपको समझ में आया कि आप कभी जानबूझ के गलती नहीं करते। आप जब भी कुछ काम करते हैं, आप तो यही सोचते हैं ना कि ये सही है, और एंड पे क्या मिलेगा? सुख मिलेगा,
है ना? तो बात ऐसी है कि जब मेरे से गलती हो रही है तो एक्चुअल में क्या वो गलती है या सुख के लिए किया गया एक प्रयास है ना? ये बात ठीक लग रही है कि वो गलती है या सुख के लिए किया गया प्रयास है? और जो मेरे से गलती हो रही है वो गलती हो क्यों रही है? क्योंकि हो सकता है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, तो पूरी यात्रा जो है मेरी, वो मेरी योग्यता की पूर्णता के लिए है, मेरी पूर्णता के लिए है, ताकि अंत में मैं इस लक्ष्य को पालूं और मैं निरंतर सुखी हो जाऊं। मेरा पूरा प्रयास भी उसी के लिए है, मेरी पूरी यात्रा भी उसी के लिए, और यही मेरा मानव लक्ष्य है। तो इस तरीके से मैं कहूंगा कि हम कह सकते हैं कि अभी तक जो भी चर्चा हुई उसका एक छोटा सारांश हो गया, है ना? अब उसी क्रम में हम कुछ एक चीज और जांच ही रहे हैं। हमने भौतिक सुविधा में सुख मान रखा है क्योंकि अच्छा लगता है, पर अच्छा है या नहीं वो जांचने की जरूरत तो है ही। पर संबंध में अच्छा लगता है या अच्छा होता है, ये कैसे जांचा आपने? आपका कोई बहुत बढ़िया मित्र है ना? उसके साथ आपको घूम के अच्छा लगता है, वो रात में आपको 2 बजे भी फोन कर दे और बोले कि भाई, और बहुत समय से बात नहीं हुई उससे बात करके कैसा लगेगा? अच्छा ही लगेगा, है ना? आपको बहुत नींद आ रही है ना? और रात में पता चला किसी संबंधी को जरूरत है आपकी, आप सोते रहेंगे कि नहीं भाई मेरे को नींद आ रही है, मैं नहीं जाऊंगा, कि वहां पे आपकी नींद गायब हो जाएगी? गायब हो जाएगी, है ना? वहां पे ये नहीं लगेगा ना कि मुझे नींद आ रही थी, वहां पे आप संबंधी के लिए चले ही जाएंगे। तो एक्चुअल में बहुत बार अक्सर हमको ऐसा लगता है, मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के साथ आपके संबंध बहुत बढ़िया है ना? उसकी तबीयत खराब हो गई रात को, उसके पास कोई नहीं है, उसने आपको फोन किया, है ना? फोन किया और बोला आपको जरूरत है, तो आप उसकी मदद करने जाएंगे रात को? एक बार भी आपके मन में ये आएगा कि अभी नींद आ रही है, अभी नहीं जाता? पर वही व्यक्ति जिसके साथ आपने संबंध पहचाना नहीं है, आपको वो संबंध नहीं पहचाना, आपको व्यक्ति ही नहीं पसंद, है ना? अब उसका 2 बजे रात को फोन आ रहा है ना? अब वो बोल रहा है भाई मेरी तबीयत खराब है, मेरे को थोड़ी मदद कर दो। अब हमको हो सकता है हम उसमें भी मदद कर ही दे, हम सब यहाँ पे बैठे हैं तो हम अच्छे ही इंसान हैं, बुरे नहीं है। ये नहीं कि चलो तुम मर रहे हो तो मरो, हमको कोई लेना देना नहीं है, पर हमको ये भाव तो आ ही सकता है कि मेरी नींद खराब हो गई, है ना? दोनों में कार्य वही हुआ, दोनों में वही कार्य हुआ कि मैं रात में 2 बजे जा रहा हूं, फर्क बस कितना था, एक में मैंने संबंध पहचाना, एक में संबंध नहीं पहचाना। जब मैंने संबंध पहचान लिया तो वो 2 बजे मुझे कभी 2 बजे भी फोन करे, दोपहर को भी फोन करे, उसके साथ मेरे को कभी ये नहीं लगेगा कि मेरे को परेशानी हो रही है। ये बात ठीक लग रही है? आपको लग रहा है ये बात ठीक नहीं है तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। ये बात ठीक है दीदी? ठीक है ये बात दीदी? ठीक लग रही है ये बात? तो बात समझने की ये है कि किस चीज में निरंतरता मिलेगी, क्या वो संबंध में निरंतरता है, उसको हमें जांचना है ना? तो भैया मैं कोशिश की है छोटी सी इसको सारांश करने की, आगे आप। बढ़िया, बहुत ही अच्छा हो गया। बताइए, अभी तक में कुछ जिज्ञासा है, कुछ है? थोड़ा आगे बढ़ें फिर। तो एक तो कार्यक्रम हमारे लिए क्या निकल के आया, अभी तक कार्यक्रम क्या निकल के आया था जिंदगी का? अभी तक कार्यक्रम क्या निकल के आया था? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बिजनेस करो, खूब पैसा कमाओ और सुखी हो जाओ।
वो कार्यक्रम तो फेल होता हुआ दिख रहा है, वो कार्यक्रम तो फेल होता हुआ दिख रहा है। उस कार्यक्रम से हमें कुछ उपलब्धि हुई है, उसकी निरंतरता नहीं हो पा रही है, उसकी निरंतरता नहीं हो पा रही है। इसलिए दिख रहा है जितना समय लगाया इसके लिए उससे कुछ उपलब्धि हो गई है और उपलब्धि होना बाकी है। तो जितना उपलब्धि होना बाकी है उतनी की समझदारी हमको और डेवलप करनी पड़ेगी। हाँ है ना, हाँ है ना, बढ़िया। तो अब आगे यदि हम अपनी जो भी वर्तमान की शिक्षा है, यदि उसको हम, जो वर्तमान की शिक्षा है, यदि उसको हम आकलित करने जाएं तो उस पूरी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, उस पूरी शिक्षा का उद्देश्य को यदि हम समझने जाएं साधन विहीन दुखी दरिद्र से साधन संपन्न दुखी दरिद्र, वर्तमान शिक्षा की उपलब्धि। क्या ऐसा करना ठीक है? वर्तमान शिक्षा की उपलब्धि को यदि हम समराइज करें, साधन विहीन दुखी दरिद्र से साधन संपन्न दुखी दरिद्र की जगह पर हमारे को वर्तमान शिक्षा पहुंचा पा रही है। क्या ये उपलब्धि सभी को ठीक लग रही है? कितने लोगों को लग रही है यही उपलब्धि हो रही है वर्तमान शिक्षा से? वर्तमान शिक्षा से उपलब्धि यही है। हम पहुंचना कहां चाहते हैं? पहुंचना कहां चाहते हैं? या पहुंचना कहां चाहते हैं बताइए? क्या होना चाहते हैं? कितने लोग साधन संपन्न सुखी समृद्ध होना चाहते हैं? ठीक है। वर्तमान शिक्षा कहां पहुंचा पा रही है? यहां तक पहुंचा पा रही है। क्यों पहुंचा पा रही है? क्योंकि ये साधन विहीन से साधन संपन्न कैसे हुए? भौतिक सुविधाओं का ज्ञान हो चुका है, भौतिक सुविधाओं की समझ हो चुकी है, तो उसको हमारे को उपलब्ध करा दिया। इसकी उपलब्धि को छोटा ना माना जाए। हमको यहां से यहां तो पहुंचाया, लेकिन हम पहुंचना यहां चाहते हैं। यह है हमारा गंतव्य, यह है हमारा गंतव्य। यहां कैसे पहुंचेंगे? यहां कैसे पहुंचेंगे? तो भौतिकता का ज्ञान हमको हो गया, हमको संबंध का ज्ञान हो जाए, अस्तित्व का ज्ञान हो जाए, फलता हम उस समझदारी के साथ जीने लगे, तो क्या हम साधन संपन्न सुखी समृद्ध हो सकते हैं? हो सकते। होना, पहुंचना यहां चाहते हैं, पहुंच यहां रहे। पहुंचना यहां चाहते हैं, पहुंच यहां रहे। तो जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, जब मैं इसकी बात कर रहा हूं कि मानव के, पशु के लिए भौतिक सुविधा आवश्यक है और पर्याप्त भी है। पशुओं के लिए भौतिक सुविधा आवश्यक है और पर्याप्त भी है। मानव के लिए भौतिक सुविधा आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है। उसको संबंध भी चाहिए, न्याय भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए। हाँ है ना? इन सभी चीजों के साथ चाहिए। तो यदि हम मानव की समझ सिर्फ भौतिकता तक ही सीमित है, मानव की समझ सिर्फ भौतिकता तक ही सीमित है, तो मानव को मानव कहा जाए या पशु कहा जाए? बताइए। मानव की समझ सिर्फ भौतिकता तक ही यदि सीमित है, उसको भौतिकता की ही सिर्फ समझ आई है,
भौतिकता को ही मात्र वो प्राप्त कर पाया है, ऐसे जीते हुए मानव को मानव कहा जाए या ये कहा जाए वो पशु के जैसा ही जी रहा है, पशुओं से अच्छा जी रहा है। पशु के जैसा जीता हुआ पशुओं से अच्छा जी रहा है, ऐसा कहा जाए। क्या कहा जाए? क्या कहना चाहिए? या मानव के जैसा जी रहा है, पशु के जैसा जीते हुए पशुओं से अच्छा जी रहा है, बस इतना ही कहना बनेगा ना। जो भोग विलास पशु करते हैं उससे अच्छे ढंग से मानव भोग विलास करता है। इस चेतना को नाम दिया गया जीव चेतना। क्या नाम दे रहे हैं? जीव चेतना। जीव चेतना का मतलब है जीवों के सदृश जीना, परंतु जीवों से अच्छा जीना, लेकिन जी रहे हैं जीवों के सदृश ही। इसी को नाम दिया जिंदा रहना। क्या नाम दिया इसको? जिंदा रहना। जब हम संबंध, सुविधा, इन सभी के साथ जीते हैं, इन सभी के साथ हम जीते हैं, तो हम किस चेतना में जीते हैं? मानव चेतना में जीते हैं। किसमें जीते हैं हम लोग? मानव चेतना में जीते हैं। इसको क्या कहा? जीना। इसको क्या कहा? जीना। जिंदा रहना और जीना। जिंदा रहना और जीना। जीना मतलब सुखपूर्वक जीना। जिंदा रहना मतलब सिर्फ भौतिक सुविधाओं के साथ जीना। हाँ या ना? तो अभी हम जिंदा है या जी रहे हैं? कितने लोगों को लग रहा है कि हम सिर्फ जिंदा हैं, जी नहीं पा रहे हैं ठीक से? ओके, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा आराम से, बुरा नहीं मानिएगा, है ना? क्या हम जीव चेतना में जी रहे हैं या मानव चेतना में जी रहे हैं? नहीं। कहां जी रहे हैं बेटा? जीव चेतना में जीते हुए जीवों से अच्छा जी रहे हैं। यदि वर्तमान को हम विश्लेषित करें, जीव चेतना में जीते हुए जीवों से अच्छा जी रहे हैं। हाँ या ना? कई लोगों को यह भी तरस आता है, यदि अंबानी के घर का कुत्ता बन जाता तो इससे ज्यादा अच्छा जी लेता। इस जीव चेतना से भी ज्यादा उसको पालने में 2 लाख रुपए खर्च होते हैं। अंबानी के कुत्ते का आया था कि जो उसको पालते हैं उसकी सैलरी 2 लाख रुपए है। पालने वाले की सैलरी सिर्फ 2 लाख रुपए है, खाने पीने का खर्च अलग। खाने पीने का खर्च है। तो क्या लगता है कि आप वहां जो अंबानी का कुत्ता है उससे अच्छी जिंदगी है या खराब जिंदगी है आपकी? बहुत लोग तो सोचते हैं खराब जिंदगी है, ये कोशिश करते हैं क्या? अरे क्या पता, आपको कैसे पता आत्मसम्मान नहीं है? अंबानी के कुत्ते का ज्यादा सम्मान या आपका जो है सम्मान ज्यादा? अंबानी के कुत्ते का तो बड़ा न्यूज आता है। तो ये बात सही कह रहे हैं दीदी, थोड़ा सा विडंबना है। यदि हम सिर्फ भौतिकता में समीक्षित करें तो हमको जितनी सुविधा उपलब्ध है उससे ज्यादा उस अंबानी के कुत्ते को उपलब्ध है। यदि भौतिकता की मात्र करें, इस भौतिक सुविधा की बात करें, तो हमको जितना भौतिक सुविधा उपलब्ध है वो तो वहां के जो अंबानी के यहां जो कुत्ता है उसको हमसे कई गुना ज्यादा भौतिक सुविधा उपलब्ध है। तो क्या वो हमसे अच्छा जी रहा है? वो भी जिंदा है, हम भी जिंदा ही हैं। जानवर तो क्या है? जिंदा ही है। उनका जीना क्या है? वो जी रहे हैं या जिंदा है? जिंदा है। उनका पूरा काम एक ही है, अपने शरीर को जिंदा रखना। मैं अमरकंटक में रहता हूं, बंदरों से पूरा घिरा हुआ हूं। जीने का वहां कोई कार्यक्रम नहीं है, जिंदा रहने का कार्यक्रम है। क्या लगता है, पशुओं का कार्यक्रम जीने का है या जिंदा रहने का कार्यक्रम है? पशु जिंदा रहने के लिए ही अपना कार्यक्रम बनाए हुए या जीने का? जीना मतलब सुखपूर्वक जीना। जीना मतलब सुखपूर्वक जीना। तो पशु जिंदा है या सुखपूर्वक जीने का प्रयास कर रहा है? क्या कार्यक्रम है उनका? जिंदा रहने का। जिंदा रहने का।
उनके जिंदा रहने का कार्यक्रम आप बना देते हैं, वो आपके साथ रह लेते हैं। कुत्ते को पाल लेते हैं, गाय को पाल लेते हैं, हाथी को पाल लेते हैं, शेर को पाल लेते हैं। वो कैसे पाल लेते हैं? उनकी जिंदगी का कार्यक्रम है जिंदा रहना। उनके जिंदा रहने को आप सुनिश्चित कर देते हैं, वो आराम से रहते हैं। उनको जीना नहीं है, सुखपूर्वक जीने का उनका कार्यक्रम नहीं है। मानव का कार्यक्रम क्या सिर्फ मानव, और अभी है कहां पर? क्या लगता है, अभी हम जिंदा हैं या जी रहे हैं? ठीक से हाथ खड़ा किए, कितने लोग जिंदा हैं, कितने लोग जी रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं जीने का? तो ये देखिए, शिक्षा का उद्देश्य होना क्या चाहिए था? शिक्षा का उद्देश्य होना था यहां से यहां से यहां पहुंचाना। जो यहां है उसको यहां से यहां पहुंचा पाए, जो यहां है उसको यहां से यहां पहुंचा पाए। यह होना चाहिए था शिक्षा का उद्देश्य। यह है शिक्षा का सही मायने में उद्देश्य। जो यहां है उसको भी यहां पहुंचा पाए, जो यहां है उसको भी यहां पहुंचा पाए। क्या लगता है, ये ठीक है या नहीं है? ये ठीक है कि नहीं है? होना तो चाहिए था, ये होना चाहिए था, चाहे वो साधन विहीन दुखी दरिद्र हो या साधन संपन्न दुखी दरिद्र हो, उस दोनों को यहां पहुंचा पाए। लेकिन अभी वर्तमान शिक्षा क्या कर पा रहा है? यहां से यहां पहुंचा पा रहा है। लेकिन इसको भी क्या किया जाए? उपलब्धि माना जाए। इसलिए मैंने कहा उपलब्धि। ये तो उपलब्धि हो पाया ना, हमको फैन बना के दे दिया, कूलर दे दिया, माइक दे दिया, इतना सारा कुछ उपलब्धि तो हो गया ना। तो अब हमको यहां वाले भाग पर काम नहीं करना है, हमारे को अब ये इस वाले काम पर काम करना है। ये दुख दरिद्रता की जगह सुखी समृद्ध हो जाए। भैया, हाँ। जैसे शिक्षा से साधन विहीन दुखी दरिद्र, मतलब जिसके पास साधन नहीं है वो दुखी तो रहेगा ही कि मेरे पास पंखा नहीं है, या कभी बीमार हो गया तो गाड़ी की जरूरत थी, गाड़ी नहीं है। और शिक्षा से उसके पास पढ़ा लिखा या जो भी खेती किसानी किया उससे वो साधन संपन्न हो गया, साधन संपन्न हो गया। लेकिन आज वैसी स्थिति सब में दिखती है कि आज साधन संपन्न तो है लेकिन मानसिक गरीबी दिखती है भैया। इसलिए तो लिखा दरिद्र जी, इसलिए तो लिखा दरिद्र। मानसिक गरीबी बहुत दिखती है कि बहुत कुछ होते हुए भी पहचान नहीं पाते कि हमारे पास अभी भी है कुछ भी। हमेशा रोते ही रहेंगे कि नहीं है, लेकिन जब नहीं था तब भी रो रहे, तब है तब भी रो रहे। मतलब शिक्षा से ये दिखता है, इतना इसलिए हुआ है। शिक्षा से ये दरिद्रता दूर नहीं हुई है। क्या हुआ है? सिर्फ ये साधन विहीन से साधन संपन्न हो गए। ये गरीबी दूर नहीं हुई, मतलब मानसिक गरीबी अभी दूर नहीं हुई उसी है। दरिद्रता जो है वो साधन संपन्नता से जुड़ा हुआ नहीं है ना। यदि साधन संपन्न होने से समृद्ध हो जाते तो यहां हो जाना था। साधन संपन्न हो गए लेकिन दरिद्र हो गए। ये दोनों चीज किससे जुड़ा हुआ है? मानसिकता से जुड़ा हुआ है। ये दोनों चीज किससे जुड़ा हुआ है? मानसिकता से। ये किससे जुड़ा हुआ है? भौतिकता से। ये मानसिकता से जुड़ा हुआ है। मतलब मानसिकता पर काम नहीं हुआ है। कहां हुआ काम? जिसको जितना मौका मिलता है वो उतना ज्यादा हड़पने में लगा हुआ है। जी जी। क्या लगता है शोषण कौन ज्यादा कर रहा है? जो साधन संपन्न वाले लोग ज्यादा शोषण कर रहे हैं या जो साधन विहीन है वो ज्यादा शोषण कर रहे हैं? भैया अभी तो साधन संपन्न है वही दिखते हैं। तो कौन ज्यादा दरिद्र दिखते हैं, जो साधन संपन्न है या जो साधन विहीन है? ज्यादा दरिद्र है ना। दरिद्रता किनमें ज्यादा दिखती है? जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कंपनियों के जो मालिक हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, क्या उनमें समृद्धि का भाव है या दरिद्रता का भाव है? भैया मैं कुछ कहना चाहूंगा जी। जैसे आपने लिखा है शिक्षा के माध्यम से, तो शिक्षा भी आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, आज सिर्फ किताबी शिक्षा दिया जा रहा है लोगों को, जिससे वे साधन संपन्न तो हो रहे हैं लेकिन दुखी दरिद्र हैं। अगर किताबी शिक्षा के साथ साथ लोगों को नैतिक शिक्षा भी दिया जाए
तो साधन संपन्न भी होंगे और सुखी समृद्ध भी होंगे। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। अभी चेतना विकास इसलिए नाम दिया, शिक्षा क्या होनी चाहिए? मूल्य चेतना विकास मूल्य शिक्षा होना चाहिए। इस जीव चेतना से मानव चेतना, जीव चेतना है। यदि दुखी दरिद्र है तो जीव चेतना में है या मानव चेतना में है? बताइए। यदि हम दुखी दरिद्र हैं तो जीव चेतना में जी रहे हैं या मानव चेतना में जी रहे हैं? और यदि हम सुखी समृद्ध हैं तो जीव चेतना में हुए या मानव में हुए? सुखी समृद्ध हुए तभी मानव चेतना है। यदि दुखी दरिद्र है तो जीव चेतना। तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए था चेतना विकास। कैसा होना चाहिए था? जीव चेतना से मानव चेतना में हमको पहुंचाने की शिक्षा होनी चाहिए। और वो मूल्यों के शिक्षा के साथ ही होगा। अभी हमारी जितनी भी शिक्षा है वो मात्र कहां तक सीमित रह गई? भौतिकता की शिक्षा। अभी जो शिक्षा है वो भौतिकता की शिक्षा है। भौतिकता की शिक्षा है तो हम क्या हो सकते हैं? भौतिकता से संपन्न हो सकते हैं। बढ़िया सबको सिखाया जा रहा है। सभी के सभी आज कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलप करके उसको बेच करके क्या पाना चाहते हैं? पैसा। तो साधन संपन्न हो जा रहे हैं दुखी दरिद्र ही। क्यों? उस भौतिकता की शिक्षा से हमारे पास यही उपलब्धि हो सकती है, ये उपलब्धि नहीं हो सकती। भौतिकता की शिक्षा हमको ये उपलब्धि दिला सकता है। भौतिकता की शिक्षा से हमारे में साधन विहीन से हम साधन संपन्न हो सकते हैं। ये उपलब्धि हो सकती है, जो हो भी रही है। आप लोग सब लोग पढ़ करके ही तो योग्य हुए, पैसा कमाए। कितने लोगों ने पढ़ाई लिखाई करके अपने इस साधन विहीन से साधन संपन्न हो गए? ठीक से हाथ खड़ा करें। पढ़ाई लिखाई करके ही हुए ना। ये उपलब्धि तो हुई। क्या उससे ये उपलब्धि हो पाई? क्या यहां पहुंच पाए? क्या सुख समृद्धि हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शिक्षा जितने के लिए पाया उतनी उपलब्धि हुई। क्या वर्तमान शिक्षा गलत है? नहीं, अधूरी है। क्या वर्तमान शिक्षा गलत है? क्या शिक्षा को गलत किया जा रहा है कि शिक्षा को छोड़ दिया जाए? नहीं, यह शिक्षा आवश्यक है यहां से यहां पहुंचने के लिए, लेकिन यह शिक्षा पूरा नहीं पड़ रहा है। ये वाला भाग खाली है। उसके लिए हमको चेतना विकास मूल्य शिक्षा का अध्ययन करना पड़ेगा। इसीलिए आप यहां बैठे हुए। ये भी शिक्षा का ही कार्यक्रम चल रहा है। ये भी शिक्षा का ही कार्यक्रम कर रहा है। कौन सी शिक्षा? ये वाला भाग तो हो चुका। इस शिक्षा को आप लोगों ने पा लिया है, इसको पूरा कर चुके हैं। ये वाला भाग अभी बचा हुआ है, उसी की शिक्षा हम पाने का कोशिश कर रहे हैं। उन मूल्यों को ही पूरा कल से डिस्कस क्या हो रहा है? न्याय क्या है, संबंधों में कैसे जिया जाता है, मूल्य क्या है, इसी पर ना बात हो रही है। तो पूरी बात कहां हो रही है? बात हो रही है। तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि जीव चेतना से मानव चेतना में कैसे हमको पहुंचा पाए। लेकिन अभी की वर्तमान शिक्षा एक जीव चेतना से दूसरे जीव चेतना में पहुंचा पा रहा है। कैसे? पशुओं के जैसा जीते हुए पशुओं से अच्छा जी पा रहा है। पशुओं के जैसा जीते हुए पशुओं से अच्छा। इतना मूल्यांकित करें वर्तमान स्थिति को, क्या लगता है? ठीक लगता है या गलत लगता है? कितने लोगों को ये ठीक लगता है? ऐसी समीक्षा कि जो अभी की वर्तमान स्थिति मानव को देखे, वो पशुओं के जैसा जीव चेतना में जीता हुआ जीवों से अच्छा जीने का प्रयास कर रहा है। इतना ही है मामला ना? मामला तो अटका हुआ है ना। कितना भी भौतिकता को इकट्ठा कर लें, है मात्र यदि उतने का ही जीने का प्रयास कर रहे हैं, वो जीव चेतना में ही जाएगा, मानव चेतना में नहीं आएगा। चाहे 1000 करोड़ का आदमी हो, लाख करोड़ का आदमी हो, या पूरा धरती ही उसका हो जाए, है जीव चेतना ही, है जीव चेतना ही। इनफैक्ट कई बार तो उल्टा लगता होगा। जैसे आप सब्जी खरीदने जाएं, खेती करने वाले जो भी उत्पादक है ना, आप उनके यहां जाइए ना,
और उनसे आप मांगे कुछ और चीज के लिए, वो ऐसे फ्री में दे देंगे। कभी किसान के पास जाके देखिए, वो जो भी उत्पादन करते हैं उनसे मांगिए, वो ऐसे ही दे देता है। गांव, शहर में उत्पादक है कहां? शहर में तो उसको कौन है? वो व्यापारी है, जिसको आप, वो उत्पादक थोड़ी हैं, वो तो व्यापारी है। समृद्धि का भाव उत्पादक के पास ही होता है, व्यापारी के पास नहीं होता। व्यापारी तो पैसे का कैलकुलेशन करता है, हम इतना पैसे लाए हैं, हमको इतना लाभ कमाना है। व्यापारी है, उत्पादक नहीं है। जो उत्पादक है उसी में समृद्धि का भाव आता है, जो उत्पादक है उसी में समृद्धि का भाव आता है। आप कभी उत्पादन करके कुछ देखिए, आपको मन करेगा कि लोगों को बांटे। एक आप सिंपल सा झाड़ लगा दें, लौकी का, कुमड़े का लगा दीजिए, इतना होता है, आपको लगेगा कि आस पड़ोस वालों को बांटे। बांटते हैं? कभी लगाया है? बांटते हैं ना? लेकिन बाहर मार्केट से खरीद करके लाके बांटना हो तो बांटेंगे नहीं। मार्केट से खरीद करके लाके बांटना हो तो बांटेंगे नहीं, बांटेंगे। लेकिन अपने पेड़ में लगाए हुए वहां होता है तो बांटेंगे। क्या लगता है आप लोगों में से कितने लोग उत्पादक हैं, जो कुछ उत्पादन करते हैं? क्या आप लोगों को समृद्धि का भाव रहता है कि नहीं रहता है? कोई मार्केट से कोई चीज लेके बांटते हैं या जो अपना उत्पादन होता है उसको बांटते हैं? तो बेसिकली शिक्षा का उद्देश्य यहां से यहां होना चाहिए था। शिक्षा को गलत नहीं कहा जा रहा है, अधूरा कहा जा रहा है। जो वर्तमान शिक्षा है उसको छोड़ने की बात नहीं हो रही है, उस शिक्षा में हमको चेतना विकास को भी शामिल करना पड़ेगा। और इस आधार पर यहां विद्यालय चल रहे हैं। एक विद्यालय यहां चल रहा है, बताया था कल संकेत चाचा ने। वो विद्यालय क्या चीज है? मात्र इसकी शिक्षा नहीं है, मात्र इसकी शिक्षा, यहां समग्र शिक्षा है, जिसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें चेतना का विकास हो पाए, उनमें मूल्यों का क्या हो पाए? विकास हो पाए। अभी जो आप बोल रहे थे, जो एजुकेशन में मूल्यों की बात लाई गई है, कॉलेजों में भी है, सिर्फ फॉर्मेलिटी है, सिर्फ फॉर्मेलिटी है। कोई है जुड़े हुए उससे? ऐसे फॉर्मेलिटी है ना। बच्चे को कोई उसमें इंटरेस्ट है, बस कोर्स पास करने भर का है। हम मूल्य शिक्षा के नाम पर लाए तो आवश्यकता तो महसूस हो रही है, लेकिन हमारा पूरा का पूरा फोकस यही है। एक बच्चे को बचपन से हम ट्रेंड करते हैं, क्या चीज के लिए ट्रेंड करते हैं? क्या का एम है? ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। क्यों? आप ठीक से बताना, क्या चीज का बचपन से एम बना है? पैसा कमाना। घर में जितना पैसा है उससे ज्यादा पैसा कमाना, यही ना है। आपका शादी हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, बच्चे होंगे, अब आप बच्चे को आप क्या दोगे? क्या चीज के लिए प्रेरणा? जितना आपने कमाया उससे ज्यादा, जितना आपने कमाया उससे ज्यादा। भौतिकता को कितना भी बढ़ाते जाएं, है वो जीव चेतना में ही। भौतिकता को कितना भी बढ़ा ले, वो है जीव चेतना ही। यदि हमको संबंधों की पहचान नहीं हो रही है तो हम मानव चेतना में जी ही नहीं सकते। इसलिए कोई गारंटी नहीं हो पा रही है कि भौतिकता को हम कितना भी बढ़ा लें, परिवार में जीना नहीं बनता। बन जाता है। पैसे कमाने योग्य बन गए, क्या परिवार में जीना बना? पैसा कमाने योग्य बन गए ना, परिवार में जीना बना? नहीं बना। क्या लगता है दीदी, आप लोग बताएं? पैसे कमाने योग्य हो गए, सुविधा इकट्ठा करने के योग्य हो गए, क्या परिवार में जीना बना या नहीं बना? नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना? कभी ये शिक्षा में आया ही नहीं। संबंध क्या है, मूल्य क्या है, न्याय क्या है, कभी आया शिक्षा में? जब आया नहीं तो उसका ज्ञान कहां से होगा? पूरी शिक्षा में एक ही चीज आया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। बच्चे जो है परेशान है। मेरी बच्ची अभी क्लास 7 बताता हूं, सही में एकदम जो है उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्यों पढ़ाया जा रहा है ये सब। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्यों पढ़ाया जा रहा है? उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य विहीन हम उसको शिक्षा दिए। उसको ये धीरे धीरे हम यही क्लास में फर्स्ट करना, सेकंड करना, थर्ड करना, ये बता रहे हैं। और ये सारा ट्रेनिंग किस बात के लिए दे रहे हैं?
जो हमेशा आगे रहेगा उसको सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा। जो सबसे आगे रहेगा इस कंपटीशन में पैसा उसको सबसे ज्यादा मिलेगा। इतना ही तो बात है ना। अरे फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए क्यों दबाव है? अभी आईआईटी का एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम होता है, उसमें रैंक निकाला जाता है। उस रैंक का क्या उद्देश्य है? जिसका रैंक जितना अच्छा उसको उतना अच्छा ब्रांच मिलेगा, जिसको उतना अच्छा ब्रांच का मतलब उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। हाँ है ना। पहले एक समय की बात थी जब मैं था तो उस समय कॉलेज आईआईटी बॉम्बे जाने के लिए लोग कोशिश करते थे। अब क्या है, कहीं भी मिल जाए कंप्यूटर साइंस लेना है, कहीं भी मिल जाए कंप्यूटर साइंस। क्यों कंप्यूटर साइंस लेना है? सबसे ज्यादा पैसा उसी में मिलता है, सबसे ज्यादा पैसा उसी में मिलता है। तो सारी शिक्षा क्या उद्देश्य? ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, एक ही उद्देश्य रह गया है। तो उससे कितना भी पैसा आ जाए ये गरीबी दूर नहीं हो रही है, ये गरीबी दूर नहीं हो रही है। ठीक तरीके से अपने आप को जांच के देखें, कितने लोगों को स्वयं में समृद्धि का भाव लगता है। समृद्धि को मैं डिफाइन करता हूं, मेरी जो आवश्यकता है, मेरी जो आवश्यकता है उससे ज्यादा उपलब्ध है मेरे पास, इस भाव को समृद्धि कहते हैं। मेरी जो आवश्यकता है, मेरी जो आवश्यकता है उससे यदि मेरे को अधिक है, ऐसा भाव मुझ में है, तो इसको हम समृद्धि का भाव करते हैं। कितने लोगों में समृद्धि का भाव है? 1 2 3 4 5 6। अभी मेरी आवश्यकता तो मैं तो डिसाइड करता नहीं हूं, मेरी आवश्यकता तो जो है समाज डिसाइड कर देता है। मेरी आवश्यकता कौन डिसाइड कर देता है? समाज डिसाइड कर देता है। अब सुनते हैं कि यार 3 करोड़ 5 करोड़ के लोग कार खरीदते हैं। यार इतने में लगता है यार एक आदमी क्या पूरा गांव समृद्ध हो जाएगा 5 करोड़ में? है या नहीं है? अब जैसे जैसे हमारा, मैं तो देखा हूं जैसे जैसे पैसे बढ़ते हैं, समृद्धि के जगह हमारे को दरिद्रता का ही भाव आता है। क्योंकि हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनके जो लाइफ स्टाइल होते हैं, उस लाइफ स्टाइल का हमारे में आवश्यकता बन जाता है। मेरी आवश्यकता क्या बन जाती है? उस लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने की। उस लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए हमारे पास पैसे कम पड़ जाते हैं, हमारे पास पैसे कम पड़ जाते हैं। है या नहीं है भाई? जैसे मैं मान लेता हूं 2 लाख रुपए कमाने लगता हूं, तो मेरी दोस्ती जिन लोगों से हो जाती है उसमें से कोई एक 25 लाख का कार खरीद के आ जाता है। अब मेरी आवश्यकता बढ़ जाती है कि मुझे भी 25 लाख का कार चाहिए, और कुछ दिन तक उनको देख करके मैं भी 25 लाख का कार लेता हूं। है ना? कुछ दिन बाद वो 50 लाख का लेते आता है, कुछ दिन बाद वो 50 लाख का लेता है। अब मेरी आवश्यकता 50 लाख के कार की हो जाती है। अभी बहुत सारा जो पैटर्न चला हुआ है, आईफोन, लोन लेकर के लोग आईफोन खरीद रहे हैं। युवा, यंग बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे आईफोन खरीदते हैं लोन पर। है ना? कितने लोगों को ये पता है? आप तो मैं बता, कितना खूब चलता है आईफोन का? खूब आता है क्या ईएमआई? आप तो है ना बैंक में, तो खूब आता है ना? आपने लिया भैया ये? अरे वाह, आप भी, और देते भी होंगे लोगों को, बहुत सारे लोग लेते हैं ना आईफोन। क्या चीज के लिए लेते हैं? बात करने के लिए? क्या क्या चीज के लिए? स्टेटस के लिए। स्टेटस के लिए ही ना? या उसमें कुछ ऐसा काम होता है जो आपके इस 10,000 के फोन में नहीं हो पाता है? मेरे को तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी है, अपन वैसा तो कुछ करते ही नहीं है कि जो इसमें नहीं हो सकता। क्या लगता है ऐसा कोई काम जो आपका आईफोन में ही होता है बाकियों में नहीं हो पाता है? ऐसा कोई काम है? सारा काम हो सकता है ना? और आईफोन क्यों लिया? सिर्फ एक स्टेटस सिंबल है। कार की बात करें, अरे 20-25 लाख में तो आजकल एकदम रॉयल कार आ जाते हैं जो एकदम कंफर्टेबल होता है, आ जाता है ना? 1 करोड़ की कार की जरूरत क्यों है? और पूरा यूट्यूब पे बनाया जाएगा सचिन तेंदुलकर के पास कार का कलेक्शन, महेंद्र सिंह धोनी के कार का कलेक्शन। क्यों कार का कलेक्शन आपको दिखाया जा रहा है? आप भी प्रलोभित हो, मुझे भी वैसा कार चाहिए, मुझे भी वैसा कार चाहिए।
मुझे भी ऐसा घर चाहिए, वो घर का बताएंगे, वो कुछ रेटिंग देते हैं, सबसे महंगा घर। अरे क्या करना सबसे महंगा घर का? घर में रहना है या सबसे महंगा घर में रहना है? ये सब रेटिंग चलता रहता है ना, सबसे महंगा घर, सबसे महंगी गाड़ी, है ना। वो अभी कुछ एक देख रहा था, वो कोई एक है अंबानी की जो बहू है, 21 करोड़ की घड़ी। अरे वो घड़ी समय ही दिखाएगी ना। अरे घड़ी का पर्पस क्या है? समय देखना ना, चाहे 21 करोड़ का हो या 2100 का हो, समय ही दिखाएगा ना। उसका उद्देश्य क्या है 21 करोड़ का? कुल मिलाकर के सम्मान पाना, कुल मिलाकर के सम्मान पाना। स्वयं में सम्मान नहीं है, दूसरों से कितना भी सम्मान पाने का कोशिश करे, उसकी निरंतरता नहीं है। अब 21 करोड़ की घड़ी 2-4 बार सम्मान दे सकती है, निरंतर नहीं दे सकती है। हमको वापस फिर उससे ज्यादा का घड़ी पहनना पड़ेगा। नई साड़ी कितने बार सम्मान देती है? सही से बताइएगा। नए कपड़े कितने बार सम्मान देता है? आपको लगता है कि सम्मान दे रहा है, कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, उसके बाद वो सम्मान देता है। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर नई कपड़े, वो भी कितनी बार देगा? कितने कपड़े हैं जोड़ी, आपको पता है? हाँ, आइडिया ही नहीं है। आपने तो कम कहा। कितनी साड़ियां हैं दीदी, कुछ आइडिया? आज गिन के बताओगे? बताइए। महिलाओं के पास कितनी भी साड़ियां हो ना, उनको वापस बोले साड़ी खरीदना है, हाँ चलना है साड़ी खरीदने के लिए। आवश्यकता है कि नहीं, वो नहीं। नई साड़ी हमेशा तैयार। तो फिर क्या हो, समृद्धि का भाव आता क्यों नहीं है दीदी? क्योंकि हमारे आवश्यकता हमको पता ही नहीं है। तो जो हमारी आवश्यकता है उससे अधिक का भाव कब आएगा? जब हमको यह पता चलेगा कि मेरी आवश्यकता है कितनी। और मेरी आवश्यकताएं मैं नहीं तय कर रहा हूं, मेरी आवश्यकताएं संसार तय कर रहा है। तो सम्मान कैसे मिलता है? साड़ी पहनने से, घड़ी पहनने से, नए कपड़े पहनने से, हाँ है ना। तो फिर क्या होगा? मुझे हर दिन नए कपड़े पहनने। जयललिता थी, उनके बारे में कुछ बताया था कि जितनी उनके पास साड़ियां थी उतना वो बेंगलोर में कोई बड़ा सा मॉल भी था उसमें भी नहीं था, और हर साड़ी के मैचिंग का वो स्लीपर था, है ना। अरे इतना तो रायपुर में मिल जाएगा। क्यों हर्ष? कलेक्शन होता होगा लोगों के पास यहां साड़ियों का, कितना होता होगा? बहुत सारे चाहिए, और यहीं पर पता नहीं है कितना है। उतना छोड़ दिए, यहीं पर पता नहीं है। कितने लोगों को पता है कितना कपड़ा होगा दीदी? 5 जोड़ी, बढ़िया है। आप बताना बेटा। पता नहीं है बहुत ना। लेकिन नए कपड़े के लिए पापा जब बोलेंगे तो मना करोगे क्या? नहीं। नए कपड़े के लिए मना करोगे? नहीं। तो हमारे में समृद्धि का भाव क्यों नहीं आ रहा? हमारी आवश्यकताएं कितनी है हमको पता ही नहीं है। तो शुरुआत होती है कुछ एक रफ एस्टिमेट से। 1 करोड़ हमारे बैंक बैलेंस में आ जाए, समृद्धि का भाव आ जाए। स्टार्ट होता होगा दीदी कुछ ऐसा? उससे भी कम है 50 लाख। 50 लाख मेरे अकाउंट में आ जाए, मुझ में समृद्धि का भाव आ जाएगा। जैसे ही 50 लाख होगा ना दीदी, समृद्धि का भाव आएगा क्या? फिर क्या होने वाला है? कहां पड़ेगा? 1 करोड़ कर लेते हैं। 1 करोड़ होगा तो समृद्धि का भाव आएगा? नहीं आएगा। कहां जाएगा वो? 2 करोड़। ऐसा लोगों के अकाउंट में कितने पैसे हैं पता नहीं। 100 करोड़ 200 करोड़ तो सामान्य हो गया आजकल। गुजरात गया, वहां तो सामान्य आदमी 50-100 करोड़ का दिखता है। किसके बाद भी किसी को समृद्धि का भाव आ गया, ऐसा नहीं है। क्यों? आवश्यकताएं निश्चित हो ही नहीं पा रही है। आवश्यकताएं निश्चित हो ही नहीं पा रही है, इसलिए समृद्धि का भाव नहीं आ रहा है। तो ये शिक्षा में ये जो बताया गया है, आवश्यकताएं
अनंत हैं और साधन सभी ने पढ़ा है ना? सभी ने अर्थशास्त्र में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ा होगा ये। आवश्यकताएं अनंत है और साधन सीमित हैं। इसका मतलब हमेशा हम दुखी दरिद्र होने के लिए बाध्य हैं। यदि हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं तो क्या हम सुखी समृद्ध हो सकते हैं? क्या हम सुखी समृद्ध हो सकते हैं? यदि हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं तो क्या अभी कम हम में कभी भी समृद्धि का भाव आएगा? क्या आएगा ही नहीं। और यदि साधन सीमित है, आवश्यकताएं अनंत है, तो क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा, छीना झपटी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? छीना झपटी का ही तो सारा झंझट चल रहा है। वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है? ये पेट्रोल डीजल की छीना झपटी का ही तो संघर्ष चल रहा है। क्यों? सबके पेट्रोल डीजल की आवश्यकताएं अनंत हैं, कभी ना खत्म हो पेट्रोल डीजल। लेकिन साधन क्या है? पेट्रोल डीजल है कितना? सीमित मात्रा में। हमारी आवश्यकता क्या है? अनंत है, अभी भी रहे, हमेशा रहे। तो हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं, कभी ना खत्म होने वाली हैं, लेकिन जो दिखता है वो सीमित दिखता है। तो क्या करें? लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। वही तो हो रहा है, वही तो हो रहा है ना जी। मैंने नहीं लिखा है, ये जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है वो लिखा है। मैं नहीं कह रहा हूं आवश्यकताएं अनंत है और साधन सीमित है। ये जो वर्तमान शिक्षा में पढ़ाया जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ हाँ जी। बढ़िया। तो ये चीज बोल रहे हैं, इच्छा और आवश्यकता। हम मेरी इच्छा किस चीज की है? निरंतर सुखी होने की। इच्छा तो निरंतर, जिसको बोलते हैं अनंत है ना, अनंत ना कहा जाए उसको, निरंतर सुखी होने की। मैं निरंतर सुखी होना चाहता हूं। जो निरंतर सुखी होना चाहता हूं, यदि मैं साधन के माध्यम से, किसी भौतिक साधन के माध्यम से मैं यदि सुखी होना चाहता हूं, तो जैसे ही मैं उसे सुखी होना चाहता हूं, वो मुझे क्षणिक सुख देता है, निरंतर सुख नहीं देता। तो इसलिए मुझे अनंत साधन चाहिए। चूंकि मुझे समय में निरंतर सुख चाहिए, मुझे सुख क्या चाहिए? निरंतर सुख। तो जिस भी साधन के माध्यम से मैं सुखी होना चाहता हूं, वो साधन मुझे क्षणिक सुख देता है, निरंतर सुख नहीं देता। तो इस क्षण में इस साधन से सुख, दूसरे क्षण के लिए दूसरा साधन चाहिए, क्योंकि कोई भी एक साधन निरंतर सुख नहीं देता। कोई भी साधन निरंतर सुख नहीं देता। जैसे अच्छा भोजन निरंतर सुख नहीं देता। देता है क्या? अच्छा भोजन निरंतर सुख देता है क्या? नहीं देता। अच्छा कपड़ा निरंतर सम्मान देता है क्या? नहीं देता है। आप कितना 1 लाख रुपए का कपड़ा, बढ़िया 1 लाख का सूट बूट बना करके आप रोज पहनेंगे तो क्या लगेगा? आपको सम्मान मिलेगा? क्या लगता है? मिलेगा? आपको खुद लगेगा? आपको खुद लगेगा कि मेरा सम्मान नहीं होगा। तो किसी भी भौतिक सुविधा के माध्यम से हम निरंतर सुखी तो नहीं हो पाते। हो पाते हैं क्या? कोई भी फिजिकल फैसिलिटी है, क्या हमको वो निरंतर सुख देता है? नहीं देता। तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उसको बदलना पड़ेगा। अभी इस फिजिकल फैसिलिटी के माध्यम से सुखी होना, अभी इस फिजिकल फैसिलिटी के माध्यम से सुखी होना, अभी इस फिजिकल फैसिलिटी के माध्यम से सुखी होना। क्योंकि मैं निरंतर सुखी होना चाहता हूं, तो मुझे अनेक फिजिकल फैसिलिटी चाहिए। उसके लिए हमको बहुत पैसा चाहिए। उसके लिए हमको बहुत पैसा चाहिए।
पहले मैं किससे चलूं, पहले साइकिल हो जाए, उसके बाद बाइक हो जाए, उसके बाद कार हो जाए, और यदि कार हो जाए तो अभी बड़े लोगों के पास क्या रहता है, प्राइवेट जेट। अरे उससे जाना हो तो अलग बात है, एरोप्लेन से जाने के लिए तो बहुत पहले जल्दी पैसा था, उससे ही बड़ा सुख क्या है, प्राइवेट जेट। हमारे पास अपना प्राइवेट जेट हो, ज्यादा पैसा आने के बाद क्या करेंगे, प्राइवेट जेट ही खरीदेंगे ना। 5,000 करोड़ आ जाए या 10,000 करोड़ आ जाए तो क्या करेंगे, अपना प्राइवेट जेट खरीदेंगे, यही नहीं करेंगे, हाँ या ना। अभी 50 लाख के घर में रहते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, 5 करोड़ के घर में, उसके बाद क्या करेंगे, 50 करोड़ के घर में, हाँ या ना। अनाप शनाप पैसा आता है, कोई भी संयमित दिखता है क्या, कोई भी संयमित दिखता है। जितने बड़े बड़े ये फिल्म स्टार, क्रिकेटर ये दिखते, इनके घर का जो दाम बताया जाता है, कोई 50-60 करोड़ से कम का किसी का बताया ही नहीं जाता, बताया जाता है। तो जैसे जैसे हमारे पास पैसा आता है, हमारी भौतिक जो सुविधा की आवश्यकता है वो भी बढ़ती ही जाती है। इस कारण से हमको कभी भी सुखी समृद्धि का भाव ही नहीं आता, एक आदमी को सुख समृद्धि का भाव नहीं आ रहा। अभी हम दूसरे लोगों को बोलते हैं कि भाई वो भ्रष्टाचारी है ना। हम उसकी पोजीशन में चले जाएंगे तो क्या करेंगे, हम भी वही करेंगे, हाँ या ना। बस इतने बात का हम विरोध करते हैं कि अकेले कैसे कर रहा है, हमको क्यों नहीं दे रहा है। सारा जो झंझट है इस बात का है कि अकेले क्यों खा रहा हो, मिल बांट करके खाओ, मिल बांट करके खाओ, यही ना बात है। जो बोलते हैं भ्रष्टाचारी है, जब वो उस पद में जाते हैं उन पर खुद भ्रष्टाचार का आरोप लग जाता है, उन पे खुद भ्रष्टाचार का आरोप लग जाता है, खुद उनकी लाइफ स्टाइल बदल जाती है। सामान्य आदमी पर लोगों ने विश्वास किया कि क्या, कि ये सामान्य ढंग से ही जिएगा। जैसे ही पद पर पहुंचे सामान्य रहा, उसकी भौतिकता बढ़ गई ना, पूरा सामान्य रह पाया नहीं। तो जब तक चेतना विकास नहीं होगा, जब तक हमारा चेतना विकास नहीं होता है, तब तक हमारे में सुख समृद्धि का भाव आएगा ही नहीं। तो चेतना विकास के बिना ना तो समृद्धि का भाव आएगा, ना ही संबंध में जीना आएगा। तो हमारे पास सुविधा इकट्ठा हो गया है, ना तो समृद्धि का भाव आया है, ना ही संबंध में जीना आया है। ना तो समृद्धि का भाव आया है, ना ही संबंध में जीना आया है। भौतिकता तो आ गया होगा दीदी, बचपन में जितना भौतिकता होगा उससे ज्यादा हो गया होगा ना। क्या दुख दरिद्रता दूर हुई? नहीं हुई। मैं अपने परिवार का आ सकता हूं, बचपन से बहुत आर्थिक कमी थी, सबने मेहनत किया, खूब प्रयास किया, भौतिकता तो आ गया, संबंध और खराब हो गया, दूरियां और ज्यादा बढ़ गई। आपके भी परिवार की यही हालत है, दूरियां बढ़ गई ना। कितने लोगों के परिवार में ऐसा हुआ, भौतिकता तो आ गया लेकिन जो संबंध में है वो दूरियां बढ़ गई। लगभग सभी लोगों की यही हालत है, सभी लोगों की यही हालत है। भौतिकता तो बहुत आ गया है ना, लेकिन संबंध में दूरियां उतनी ज्यादा होती गई। तो क्या हम इस सुख समृद्धि को पा पाए क्या? लेकिन जितना भी एफर्ट कर रहे हैं वो किस चीज के लिए कर रहे हैं? इसी के लिए हमारा एफर्ट है, इसके लिए एफर्ट ना कहे, चाहते हैं, ये एफर्ट है, यहां पर चाहते हैं ये होना, एफर्ट है यहां पर। अभी भी हमारे पास जो संपन्नता हुई है वो लगता नहीं है, अभी भी लगता है हम विहीन ही है, कम ही है। इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट है यहां और होना चाहते हैं ये। इसलिए कितना भी हम प्रयास करते हैं हमारे को विश्राम लगता ही नहीं है।
श्रम की बारंबार अनुभूति होती है, श्रम की बारंबार अनुभूति होती है। ये होने से ही विश्राम की अनुभूति होती है, ये होने से ही विश्राम की अनुभूति होती है। विश्राम का मतलब ये नहीं है कि कुछ काम नहीं करना पड़ रहा। सुख समृद्धि का भाव होना ही विश्राम है, सुख समृद्धि का भाव होना ही विश्राम है। मौन हो जाना विश्राम नहीं है, मौन हो जाना विश्राम नहीं है। यह बात समझ में आ रही है? सारी समस्त क्रियाओं को छोड़ देना है ना, अकर्मण्य हो जाना। अकर्मण्य का मतलब है हमको कुछ ना करना पड़े। अभी हर आदमी विश्राम कहां ढूंढ रहा है? मानसिक विश्राम के जगह शारीरिक विश्राम को ढूंढ रहा है। वो शारीरिक विश्राम कहां ढूंढ रहा है? शारीरिक विश्राम। क्या शारीरिक विश्राम? हमारे पास इतने पैसे हो जाए, हर काम के लिए नौकर चाकर रहे, हर काम के लिए नौकर चाकर रहे। खाना बनाने के लिए नौकर चाकर हो, पैर दबाने के लिए नौकर चाकर हो, बाहर ले जाने के लिए नौकर चाकर हो। ड्राइवर हो ना, आपके पास ज्यादा पैसा हो जाएगा तो खुद ड्राइव करेंगे या ड्राइवर रखेंगे? ड्राइवर रखेंगे ना। मैं कोचिंग में पढ़ाता था ना, तो एक सर थे हमारे साथ, तो सारे टीचर आते थे कार से, तो बच्चे जो है ना बाहर इंतजार करते रहते थे, देखते रहते थे कौन टीचर कौन सी गाड़ी से आता है। उसके आधार पर वो टीचर उतना बड़ा टीचर है, जो छोटी गाड़ी से आ रहा है वो छोटा टीचर, जो बड़ी गाड़ी से आ रहा है वो बड़ा टीचर। वो भी आप लोग भी ऐसा ही करते हो क्या? ये करती है ना? कोई बड़ी बात नहीं है, सभी बच्चे करते हैं। तो एक दिन एक बच्चे ने टोक दिया उनको, सर सभी टीचर जो हैं वो कार से आते हैं, आपके पास कार नहीं है क्या? वो बाइक से आते थे। बोले आके बोले कि आज बहुत बेइज्जती फील हुआ मेरे को, बच्चे ने बोल दिया कि भाई आपके पास कार नहीं है क्या? तो बढ़िया जो है दूसरे दिन वो अपनी कार लेकर के आए। बोले भाई बच्चों को दिखाना है। तो वहां कोई दूसरा बच्चा उस दिन खड़ा था, बोला सर सभी टीचर ड्राइवर रखे हुए, आप ड्राइवर नहीं रखे हुए हो क्या? अब ये भी झंझट। बोले यार ये गजब तरह के पी रहा है यार, बच्चों के हिसाब से चलो तो पहले कार नहीं है, कार लेके आया तो ड्राइवर नहीं है। अभी बताओ हम क्या कर रहे हैं? हमारा सारा डिसाइड कहां से हो रहा है? बाहर से हो रहा है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है हम 7वें दिन शायद इसकी कुछ अनुभूति करने लगेंगे। जितनी सुविधा हमारे पास है उतने में ही हमको समृद्धि का भाव आ सकता है। मुझे तो आता है, मुझे तो आता है कि मेरे पास है, कोई मुझे ये नहीं लगता है कि मेरे पास कम है। ये आप हम सब लोगों को ये समृद्धि का भाव आ सकता है, इसको करके देखेंगे। लेकिन ये समझ में आया ना कि अभी तक का सारा प्रयास तो यहां से यहां पहुंचने का था, इसके लिए बहुत श्रम किया होगा। इस स्थिति में आने के लिए कितने लोगों ने बहुत श्रम किया है, ठीक से मेहनत किया है ना, यहां तक पहुंच गए। यहां तक पहुंचना अभी शेष है, तो देखते हैं यहां तक हम कैसे पहुंच पाएंगे। ठीक है, यह उद्देश्य समझ में आ रहा है? क्या क्या चल रहा है? इसका कोई अध्ययन नहीं है, ये तो आप लोग कर ही लिए हो, पा ही लिए हो। जो ये वाला भाग है, वीरान है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो रोक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, फिर 3 बजे मिलेंगे। जी बिल्कुल, आराम से।
एक महत्वपूर्ण बात है, बस इस पे 1 मिनट का मैं कमेंट करके, ये ऐसा लगता है कि हमारे देशवासी पहले सुखी समृद्ध थे, वर्तमान शिक्षा ने आके दुखी दरिद्र कर दिया। हम देशवासी पहले सुखी समृद्ध थे और अभी आकर के अरे कहां था, पंखा भी नहीं था, कूलर नहीं था, कुछ नहीं था, ना ये घर थे। मेरे को अपने छोटे का याद है, आपको तो और भी ज्यादा होगा, कैसे घर थे, खपरे के थे, ना बिजली था, ना कुछ था, ना कार थी, ना कुछ आने जाने का था। ये सब वर्तमान शिक्षा से ही आया है, नहीं था ये भौतिक संपन्नता। फिर से इस पर हम बात आते हैं। हम जो ये चीज है ना कि हम समृद्ध थे, हम सुखी थे, इसको जांचने की जरूरत है, इसको जांचने की जरूरत है। यदि हम सुखी समृद्ध होते, कोई हमको दुखी दरिद्र कैसे कर देगा, यह भी सोचने का विषय है ना। मैं सुखी समृद्ध हूं और कोई बाहर से आके हमको दुखी दरिद्र कर देगा क्या? कर देगा क्या? संभव है? मैं सुखी, तो इसका मतलब मैं था ही नहीं सुखी समृद्ध, इसका मतलब मैं था ही नहीं। मैं यदि स्वयं में सुखी हूं, आप मुझे आके दुखी कर दोगे क्या? हाँ, उसको भी देखना पड़ेगा। ये दोनों मानसिकता से जुड़ा हुआ है, दोनों मानसिकता से जुड़ा हुआ है ना। ये सब बढ़िया है। ये भी एक आया कि भाई हो सकता है क्या, एक कैटेगरी है साधन संपन्न दुखी समृद्ध, साधन संपन्न दुखी समृद्ध। ऐसा संसार में जो पैसे वाले दिखते हैं, वो समृद्धि का भाव दिखता है या दरिद्रता का भाव दिखता है? क्या लगता है आपको? ऑब्जर्वेशन क्या लगता है? समृद्धि का भाव तो नहीं दिखता ना। जिसके पास जितना पैसा है, वो अपने कंपनी वालों को क्या लगता है, वो शोषण करना चाहता है या उनको समृद्ध करना चाहता है? कम से कम देके ज्यादा से ज्यादा लेना चाहता है ना। इसका मतलब समृद्धि का तो भाव नहीं है जी। सोचते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इसको सही है, सोच के देखते हैं। और अंकल जी की बात पर मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, बस मैं कर रहा हूं कि यदि ये सुख समृद्धि था, कैसे हो सकता है कि मैं सुखी था और कोई बाहर वाले आके मुझे दुखी कर दिए? इसका मतलब मैं सुखी नहीं था। इस पर हम एक्सप्लोर करके देखेंगे। और जी भैया, अभी एनईपी में मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। एनईपी 2020 में, मतलब अभी जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 की, उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को शामिल किया गया है। परंतु अभी हम लोग कक्षा 7वीं पाठ्य पुस्तक को, कक्षा 7वीं हिंदी पाठ्य पुस्तक को लेके आ रहे हैं। तो उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा में हम लोग क्या शामिल किए हैं? बस उनको सरस्वती वंदना आ जाए, उनको भोजन मंत्र आ जाए, उनको जो है गुरु मंत्र आ जाए। तो क्या भोजन मंत्र, गुरु मंत्र और सरस्वती वंदना से वो भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ जाएंगे? नहीं जुड़ेंगे ना। तो मेरी समझ से वो पाठ्यक्रम ही नहीं है। ये पाठ्यक्रम बेहतर पाठ्यक्रम है। और दूसरी बात, जिसको भारतीय ज्ञान परंपरा कर रहे हैं, तो हम यदि ज्ञान की बात करें तो कोई बोलेगा मैं आत्मा हूं, आत्मा परमात्मा का अंश है, बोलेगा परमात्मा से भिन्न है। और बुद्ध बोलेंगे कि नहीं, ना आत्मा है ना परमात्मा है। हम पढ़ाएं तो किसको पढ़ाएं? अरे बौद्ध दर्शन को पढ़ाएं, जैन दर्शन को पढ़ाएं, द्वैत पढ़ाएं, सांख्य पढ़ाएं, अद्वैत पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं? यदि सब पढ़ा देंगे तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। ये भौतिकवादी जो पढ़ा रहे हैं ना, वो कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, एक ही चीज पढ़ा रहे हैं। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में कोई एक चीज सभी मिलके बता दें तो उसको हम शिक्षा में लेते आए। सभी अलग अलग बोलते हैं, ये तो पता है ना। षड दर्शन, षड दर्शन का मतलब सभी अलग अलग बोल रहे हैं ना। रामानुजाचार्य अलग बोल रहे हैं, माधवाचार्य अलग बोल रहे हैं, बुद्ध अलग बोल रहे हैं, शंकराचार्य अलग बोल रहे हैं। और बुद्ध, शंकराचार्य ने बुद्ध का खंडन किया कि नहीं किया? ये सब अलग अलग बोल रहे हैं। तो हम भारतीय ज्ञान परंपरा में हम दे क्या? आत्मा है क्या? आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा से भिन्न है क्या? ये द्वैत को पढ़ाएं, अद्वैत को पढ़ाएं, विशिष्टाद्वैत को पढ़ाएं, किसको पढ़ाएं? जिसको हम भारतीय ज्ञान परंपरा कहते हैं, क्या कोई कंक्लूसिव है? वो कोई कंक्लूसिव है? वो फाइनल कंक्लूजन है? वहां फाइनल कंक्लूजन है? मेरे पास एक वीडियो होगा, मैं उस ग्रुप में भेज दूंगा। उस पे
आज तक की सबसे बड़ी बहस द्वैत अद्वैत त्रैत पे लेकर के बहस हुआ, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। बहस हुआ, कोई निष्कर्ष निकला कि जगत है कैसा। जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला, शिक्षा में हम देंगे क्या? शिक्षा में हम दे क्या? कोई निश्चित हम नियम को पहचानेंगे, वास्तविकता को पहचानेंगे, उसको देंगे ना। ये ठीक है? तो इस पे थोड़ा सा और बात करेंगे। हर्ष, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ठीक है, समय हो गया, ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन कोई ऐसा वो तो नहीं है ना हम एक दूसरे की बात को काट रहे हैं? एक्सप्लोर करना पड़ेगा ना, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। हम ये अपना एक अभिमान, हम सब पहले अच्छे थे, आके इन लोगों ने सब खराब कर दिया और उनको गाली देते हैं, उन्हीं के लाइफ स्टाइल को ज्यादा से ज्यादा कॉपी करते हैं। जिनको हम गाली देते हैं कि वो हमारे को खराब कर दिए, आज के दिन सब कुछ हमारा रहन सहन खान पान सब उसी का अपनाए हुए हैं, सब कुछ उन्हीं का अपनाए हुए हैं। ये भी है सोचने का बात, है ना? तो थोड़ा सा गंभीर है और इसको और अच्छे से चर्चा करेंगे। चलिए ब्रेक लेते हैं।